हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 21। अवनी और रीना ही कुछ न कुछ बोले जा रही थीं। अनामिका बस अपनी ही उधेड़-बुन में उलझी हुई थी। लड़का ऑर्डर रखकर चला गया। तीनों बातें करते हुए खाने लगी। पिज्ज़ा खाने के बाद अवनी और रीना पेमेंट करने चली गईं। उनके जाने के बाद वेटर आया और एक पेपर अनामिका के सामने रखकर चला गया। अनामिका उससे कुछ पूछ पाती, इससे पहले ही वह कहीं गायब हो गया। अनामिका ने कागज उठाया और खोलकर देखा तो उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में अनामिका का नाम लिखा हुआ था और उसे लाल रंग की स्याही से बीच से काटा हुआ था। साथ में एक सेट इमोजी बना हुआ था। घबराई हुई अनामिका ने इधर उधर देखा। सब अपने आप में बिजी थे। ऐसा कोई नहीं था जिस पर अनामिका शक कर सके। अनामिका ने उस कागज के टुकड़े टुकड़े किए और वहां से उठकर अवनी के पास आकर कहा, अवनी प्लीज चलो यहाँ से। हाँ चलते हैं, अवनी ने कहा, लेकिन वो अनामिका के चेहरे की बेचैनी समझ नहीं पाई। रीना को बाय बोलकर दोनों वहां से घर चली आईं। अनामिका घर आई, उसने कपड़े चेंज किए और मुंह धोने बाथरूम में चली आई। शीशे में खुद को देखते हुए वह अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। मुंह धोते हुए अनामिका के चेहरे के सामने बार बार वो हाथ से आ रहे थे। आखिर कोई उसके साथ ये सब क्यों कर रहा था? अवनी के परिवार के अलावा वह किसी को जानती तक नहीं थी। अनामिका अंदर ही अंदर खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त वह खुद को अकेला महसूस भी कर रही थी। अवनी को वह ये सब बताकर डराना नहीं चाहती थी। अनामिका ने अकेली ही इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला किया और टॉवेल से मुंह पोंछते हुए बाहर निकल आई। तभी किसी ने पीछे से अनामिका के कंधे पर हाथ रखा तो वह डर कर पीछे मुड़ी और कहा, ओह आंटी आप हैं, हमें लगा। क्या लगा तुम्हें? मैं तुम्हें बुलाने आई थी, नीचे चलकर कुछ खा लो। अभी भूख नहीं है आंटी। आते वक्त अवनी और रीना के साथ हमने कैंटीन में खा लिया था। कोई बात नहीं, जब भूख लगे तब खा लेना। राधा ने प्यार से अनामिका का गाल छूकर कहा। जी आंटी। अनामिका अभी भी घबरा रही थी। राधा ने उसे परेशान देखकर पूछा, अनामिका सब ठीक है ना? जी आंटी सब ठीक है, वो पढ़ाई की वजह से थोड़ा स्ट्रेस है बस। पगली इतना भी स्ट्रेस मत लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर बाद में पढ़ लेना। राधा ने कहा तो अनामिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। राधा अनामिका को छोड़कर नीचे चली गई। अनामिका दीवार पर लगी अपनी तस्वीरें के पास आई और उन्हें देखते हुए कहने लगी, जल्दी से वापस आ जाइए ना आदित्य जी, यहाँ कुछ सही नहीं हो रहा हमारे साथ। ये बेचैनी, ये डर, ये घबराहट और ये हादसे क्यों हो रहे हैं हमारे साथ? किससे पूछें? आप होते तो सब संभाल लेते। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं आदित्य जी। जल्दी से आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए और आप वापस आ जाएं। आप साथ रहेंगे तो हम हर परेशानी से लड़ लेंगे, पर अकेले हम कुछ भी नहीं हैं। अनामिका आदित्य को याद कर रही थी और उधर आदित्य हिचकियों से परेशान था। हिचकते हुए किचन में आया जहां तनु काम कर रही थी। उसे हिचकते देखकर तनु ने कहा, अरे वाह, कोई बड़ा याद कर रहा है तुम्हें आदित्य। हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हाँ दी, हिचकी से परेशान हो गया हूँ। हिचकी का कुछ करो ना प्लीज। ये लो पानी पियो, इससे रुक जाएगी। तनु ने पानी का गिलास आदित्य को बढ़ाकर कहा। आदित्य एक सांस से सारा पानी पी गया, लेकिन हिचकियां नहीं रुकी। आदित्य फिर परेशान हो गया। तनु से भी उसकी बुरी हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उसने आदित्य को सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, एक लंबी सांस लो और उस इंसान का नाम मन ही मन में 3 बार पुकारो जो तुम्हें याद कर रहा होगा। अगर सच में हुआ तो रुक जाएगी। आदित्य ने हाँ कहकर गहरी सांस ली और 3 बार मन ही मन में कहा, अनामिका, अनामिका, अनामिका। हिचकियां रुक गईं। आदित्य मुस्कुरा उठा और कहा, अरे वाह दी, ये तो काम कर गया। कहाँ से सीखा ये आपने? तुम्हारे जीजा जी से। अच्छा अब ये बताओ किसका नाम लिया तुमने? तनु ने आदित्य को छेड़ते हुए पूछा। किसी का भी नहीं, मुझे जरा काम है, मैं जाता हूँ, कहकर आदित्य वहां से निकल गया और सीधा अपने कमरे में आकर अपनी रफ नोटबुक खोलकर उस पर 9 नंबर गोला लगाते हुए कहा, बस 21 दिन और
उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे सामने होऊंगा अनामिका। अनामिका की तरह आदित्य का भी हाल बुरा था, पर दोनों ही एक दूसरे को परेशान न करने के लिए कभी फ़ोन नहीं करते। अनामिका सोचती वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और आदित्य सोचता वो अपने एग्ज़ाम में बिजी होगी, लेकिन दोनों खुश थे। देखते देखते दूसरा हफ्ता भी निकल गया। अब आदित्य पहले से भी ज़्यादा बिजी हो गया। घर पर भी वह बहुत कम बात कर रहा था और पढ़ाई में बिजी रहता। अनामिका के लगभग सभी पेपर खत्म हो चुके थे, बस 2 पेपर और बचे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उसका सेंटर चेंज हो गया। एग्जाम सेंटर इंदौर से 7 किलोमीटर दूर कॉलेज में था। अवनी के पेपर खत्म हो चुके थे। अनामिका को अकेली ही जाना था। ऐसे में आकाश ने उसके 2 पेपर्स की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अनामिका उनकी तैयारी में लग गई, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक डर भी था कि उसे कहीं फिर से किसी हादसे का सामना न करना पड़े। दोपहर में तैयार होकर अनामिका आकाश के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ी। अनामिका को उदास देखकर आकाश रास्ते भर उसे हंसाने की कोशिश करता रहा। अनामिका अपनी वजह से किसी को परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए वह भी आकाश की बातों से हंसने मुस्कुराने लगी। अच्छा अनामिका, ये बताओ तुम क्या बनना चाहती हो? हम समाज सेविका बनना चाहते हैं और उन सब की मदद करना चाहते हैं जो बेसहारा हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन ये सब करने के लिए पैसे भी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए पहले हम मेहनत करेंगे, नौकरी करेंगे, फिर जो पैसे आएंगे उनसे लोगों की मदद करेंगे। यार तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मतलब हर वक्त तुम दूसरों की खुशी, उनके अच्छे के लिए सोचती रहती हो। कभी तो अपने लिए भी सोच लिया करो। हमारे बारे में सोचने के लिए आप सब हैं ना। वैसे कोई और भी जो आजकल तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा है। हम कुछ समझे नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगी। अच्छा अनामिका सुनो, 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है। तुम बताओ ना, मैं नीता के लिए क्या तोहफा खरीदूं? कुछ ऐसा जो हमेशा उसके पास रहे, आपकी निशानी बनकर। ये तो सही कहा, पर ऐसा क्या लूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अनामिका ने आकाश को घूरा तो वह हंसते हुए कहने लगा, अच्छा अच्छा सॉरी, नीता को गहने बहुत पसंद है और नए नए कपड़े भी। कपड़े तो वक्त के साथ पुराने हो जाएंगे। कुछ और गहने, गहनों में से कुछ तो। फिर डायमंड रिंग कैसी रहेगी? डायमंड रिंग वो कुछ वक्त पहनेंगे और फिर रख देंगे। तो तुम ही बताओ क्या लूं? आप ना उनके लिए अपने नाम का मंगलसूत्र लीजिए। उसे पहनने के बाद एक शादीशुदा लड़की उसे कभी अपने से दूर नहीं करेगी। परफेक्ट, मैं आज ही ऑर्डर कर देता हूँ। थैंक यू अनामिका, आपका स्वागत है। हम आपकी सेवा में हर वक्त हाजिर हैं। अनामिका ने अदा के साथ पलकें झपकाकर हाथ आगे करके कहा। अनामिका, तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। हमेशा ऐसे खुश रहना। थैंक यू, यू आर वेलकम। वैसे पेपर कैसे जा रहे हैं तुम्हारे? सब अच्छे गए हैं, बस ये 2 पेपर ठीक से निकल जाएं। मुझे भरोसा है ये भी तुम क्लियर कर ही लोगी। उसके बाद तुम्हें मेरी शादी की तैयारियां भी तो करनी है। हाँ बिल्कुल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अनामिका। थैंक्स टू यू। दूसरों के प्यार के लिए तुमने इतना किया है, तो देखना तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला लड़का मिलेगा। हमें तो मिल चुका है, अनामिका ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो आकाश ने अनजान बनते हुए पूछा, क्या कहा? कुछ नहीं, हमारा कॉलेज आ गया। आकाश ने देखा सामने ही कुछ दूर वह कॉलेज था जहाँ अनामिका के एग्जाम था। उसने गाड़ी साइड में लगाई। अभी कॉलेज में एंट्री नहीं हुई थी। पेपर शाम 3 बजे से था। अभी 2:30 बज रहे थे। दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। गेट के बाहर उसके कॉलेज के साथ साथ दूसरे कॉलेज के लड़के लड़कियां भी खड़े थे। उन्हें देखकर आकाश ने कहा, तुम आराम से पेपर देना, घबराना नहीं, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा। आप खामखा परेशान हो रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। हाँ हाँ समझ गया मिस राजपूत, आप किसी से नहीं डरती। कुछ देर बाद सभी के कॉलेज के अंदर एंट्री होने लगी। अनामिका जाने लगी तो आकाश ने उसे बेस्ट ऑफ लक कहा। अनामिका मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। अभी वह अपना एडमिट कार्ड और बाकी सामान संभाले हुए अंदर जा ही रही थी कि तभी भीड़ में उसे कोई कागज
थमाकर चला गया। अनामिका ने पलटकर देखा, तब तक वह शख्स भीड़ में कहीं गुम हो गया। अनामिका ने कागज खोलकर देखा तो एक बार फिर उसका दिल धड़क उठा। उस पर लिखा था, कितनी बेवकूफ हो ना तुम, मेरी चेतावनियों का भी कोई असर नहीं पड़ा तुम पर। अपने साथ साथ मरने के लिए आकाश को भी ले आई। हाउ स्टूपिड अनामिका, गेम इज ऑन। अनामिका ने भीड़ में यहाँ वहाँ उस शख्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं दिखा था। अनामिका और ज़्यादा परेशान हो गई। उसने वह कागज अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उसे आकाश का ख्याल आया और वह दौड़कर वापस गेट के पास आई, लेकिन चपरासी ने उसे अंदर जाने को कहा। वह आकाश से कुछ नहीं कह पाई। अनामिका हताश होकर वापस अंदर चली आई। बेल बज चुकी थी। क्लास के बाहर बैठे लड़के को उसने अपना सामान जमा करवाया और क्लास में चली गई। पेपर सॉल्व करते वक्त भी उसके दिमाग में सिर्फ आकाश का ख्याल था। अनामिका ने जल्दी जल्दी पेपर खत्म किया। जैसे ही बेल बजी, वह क्लास से बाहर आई। उसने जल्दी से अपना सारा सामान लिया और भागते हुए दरवाजे के पास आई। कॉलेज से बाहर आकर उसने देखा वहां आकाश की गाड़ी नहीं थी, ना ही आकाश कहीं नजर आ रहा था। अनामिका का परेशान होना लाजमी था। पहले उसे ऐसे नोट का मिलना और अब अचानक से आकाश का गायब होना। अनामिका कुछ समझ नहीं पा रही थी। परेशान सी वह यहाँ वहाँ घूम रही थी। हल्का अंधेरा होने लगा था। लड़के लड़कियां अपने अपने घरों की ओर जाने लगे थे, लेकिन अनामिका को आकाश की चिंता हो रही थी। अनामिका ने एक दुकान वाले से पूछा, भाई साहब, यहाँ एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी थी, आपने उसे कहीं जाते हुए देखा? हाँ दीदी, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से निकली थी वो गाड़ी। गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। पास में ही दुकान है, शायद वहाँ मिल जाए। शुक्रिया भैया, कहकर अनामिका उस तरफ चल पड़ी। दुकान वाले ने जेब से फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करके कहा, आपका काम हो चुका है। अनामिका कुछ दूर चल कर आई, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। डर और घबराहट के भाव उसके चेहरे पर उभर आए। उसने आकाश को आवाज़ देते हुए कहा, आकाश जी कहाँ हैं आप? अनामिका बेचैनी से जैसे ही पलटी, किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखा। अगले ही पल अनामिका बेहोश होकर नीचे आ गिरी। अनामिका किसी की साजिश का शिकार हो चुकी थी। जैसे ही वो बेहोश होकर नीचे गिरी, वहां खड़े शख्स ने अपनी जेब से फोन निकाला और कहा, काम हो गया है, ले आओ उसे। दूसरी तरफ से आवाज आई और फोन कट गया। वहां खड़े आदमी ने अनामिका की बाह पकड़ी और घसीटते हुए उसे ले जाने लगा। कुछ ही दूर खड़ी गाड़ी में अनामिका को डाला और पलक झपकते ही गाड़ी हवा से बातें करने लगी। आकाश अपनी गाड़ी लेकर जैसे कॉलेज के सामने आया, वहां कोई भी नहीं था, बस गेट पर चपरासी था। आकाश ने उससे आकर पूछा तो उसने कहा, पेपर तो कब का खत्म हो गया और सारे बच्चे भी चले गए। भैया, नीले रंग का सूट पहने एक लड़की थी, उसे देखा आपने? आकाश ने परेशान होते पूछा। चपरासी ने कहा, 500 बच्चे हैं भैया, किस किस का ध्यान रखेंगे? ओके थैंक यू, बोलकर आकाश साइड में आया और इधर उधर देखने लगा। शायद अनामिका उसे कहीं दिख जाए, पर अनामिका वहां नहीं थी। अंधेरा होने लगा था। आकाश को अब अनामिका की चिंता होने लगी थी। अगर गाड़ी का टायर पंचर ना हुआ होता तो वह अनामिका को अकेला छोड़कर वहां से नहीं गया होता। आकाश को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। वह अनामिका को ढूंढते हुए सामने दुकान पर आया और दुकान वाले से पूछा तो उसने इशारा करके बताया। अभी एक लड़की गाड़ी के बारे में पूछ रही थी और फिर उस तरफ चली गई। आकाश वापस आया और आकर गाड़ी में बैठा। उसने इस उम्मीद से गाड़ी उस दिशा में बढ़ा दी कि शायद अनामिका मिल जाए। चलते हुए वह 1 किलोमीटर तक आ गया, लेकिन अनामिका कहीं दिखाई नहीं दी। अब आकाश की चिंता और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसने पापा को फ़ोन किया और कहा, हेलो पापा। हाँ आकाश, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो तुम? पापा, वो अनामिका कहीं नहीं मिल रही है। क्या मतलब? वो तुम्हारे साथ ही तो गई थी ना पेपर देने? हाँ पापा, कॉलेज के अंदर गई थी, तब मैं वहीं था। उसके बाद जब पेपर खत्म होने को हुआ तो मैंने देखा गाड़ी का टायर पंचर है। मैं गाड़ी सही करवा कर आया तो अनामिका वहाँ नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा,
पता नहीं वो कहाँ होगी। उसके पास फोन भी नहीं है। ये तुमने क्या किया आकाश? अनामिका को इस तरह अकेला छोड़कर तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं वो बच्ची किस हाल में होगी। आई एम सो सॉरी पापा। तुम घबराओ मत और तुरंत वहाँ पास के पुलिस स्टेशन पहुँचो और मुझे लोकेशन सेंड करो। मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है पापा, जल्दी आइए। डोंट वरी, हमारी अनामिका को कुछ नहीं होगा। मैं पहुँचता हूँ वहाँ। आकाश ने फ़ोन काट दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसी इलाके के पुलिस स्टेशन पहुंचकर आकाश ने पापा को अपनी लोकेशन सेंड की और उनके आने का इंतजार करने लगा। मन ही मन आकाश ने अनामिका के ठीक होने की कामना कर रहा था। उधर गाड़ी सड़क पर दौड़ते जा रही थी। गाड़ी में बैठे आदमी ने पलटकर एक बार अनामिका को देखा और वापस सामने देखते हुए गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी एक पुराने गैराज जैसी जगह पर आकर रुकी। आदमी ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो गेट खुला और गाड़ी गैराज के अंदर। आदमी ने गाड़ी साइड में लगाई और गाड़ी से नीचे उतरा। उसने अनामिका को नीचे उतारा और सामने पड़ी बोरियों पर डाल दिया। अनामिका को होश नहीं था, वह अभी भी बेहोश थी। गैराज में बहुत अंधेरा था। तभी एक तेज रोशनी आदमी के ऊपर गिरी और उसने अपना हाथ अपनी आंखों के आगे करते हुए कहा, आपका काम मैंने कर दिया, अब मेरी कीमत अदा करो ताकि मैं यहाँ से जाऊँ। सामने कुछ दूर खड़े उस शख्स ने एक नोटों की गड्डी आदमी की ओर उछाल दी। आदमी मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल गया। वह शख्स अनामिका के पास आया और अपने हाथ से उसका मुंह पकड़कर देखा और फिर नीचे पटक दिया। कुछ देर बाद रोशनी बंद हुई और वह वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ राकेश आकाश की भेजी लोकेशन पर पहुंचे और दोनों मिलकर इंस्पेक्टर से मिले। आकाश ने सारी बातें इंस्पेक्टर को बता दी तो उन्होंने कहा, देखिए हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन 24 घंटे से पहले हम उनकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। आपको इंतजार करना होगा। अभी आप घर जाइए और कुछ देर इंतजार कीजिए। हो सकता है वो घर आ जाएं या फिर कहीं और चली गई हों। नहीं इंस्पेक्टर, अनामिका ऐसे कहीं नहीं जाती है। ना ही बाहर उसके कोई दोस्त हैं जिनके पास वो जाए। हमें बहुत डर लग रहा है इंस्पेक्टर, आप कुछ कीजिए प्लीज़। हमारी बच्ची जरूर किसी खतरे में है, राकेश ने भावुक होकर कहा। घबराइए मत, हम यहाँ किस लिए हैं, मैं पूरे इलाके में मैसेज कर देता हूँ। आप लड़की की तस्वीर और अपना नंबर दे दीजिए। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इंस्पेक्टर ने कहा तो आकाश ने उन्हें अनामिका की तस्वीर दिखाई जिसका उन्होंने प्रिंट आउट निकाल लिया और अपना और राकेश का नंबर देकर वहां से बाहर आ गए। रात के 8 बज रहे थे। आकाश को परेशान देखकर राकेश ने कहा, लाओ चाबी दो, मेरी गाड़ी रघु ले आएगा, तुम मेरे साथ चलो। आकाश ने चाबी राकेश को दे दी। राकेश जी ने रघु को गाड़ी ले आने को कहा और खुद आकाश की गाड़ी से आकाश के साथ घर के लिए निकल गए। घर पर राधा दरवाजे के पास यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी। उसे परेशान देखकर दादी माँ ने कहा, क्या बात है राधा, इतना परेशान क्यों हो? माँ, आकाश और अनामिका अभी तक घर नहीं लौटे हैं, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? बच्चे रास्ते में कहीं रुक गए होंगे। हाँ माँ, लेकिन पता नहीं आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं जरा देख कर आती हूँ, वो लोग क्यों नहीं आए? राधा ने जाते हुए कहा तो दादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, राधा फोन कर लो ना आकाश को, रास्ते में ही कहीं होगा वो। राधा ने आकाश को फोन लगाया लेकिन फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। तभी बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी। राधा दौड़कर बाहर आई। आकाश और राकेश के साथ अनामिका को न देखकर राधा ने आकाश से पूछा, अनामिका कहाँ है? आकाश ने कुछ बोलने की हालत में नहीं था तो राकेश ने राधा को सारी बातें बता दी। जैसे ही उसने अनामिका के बारे में सुना उसका दिल बैठ गया और वह बड़बड़ाने लगी। वही हुआ जिसका डर था, मैं जानती थी वो जरूर आएगा। उसी ने अनामिका को अपना शिकार बनाया है। राधा को डरा हुआ देखकर आकाश आगे आया और उन्हें गले लगाते हुए कहा, अनामिका को कुछ नहीं होगा माँ, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। राधा रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, आखिर उस बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों सब उसके दुश्मन बने बैठे हैं? राधा को रोते देखकर राकेश ने उसे संभाला और अंदर ले आए। अंदर आकर राकेश ने दादू और दादी माँ को भी सब बताया।
अब सब अनामिका के लिए परेशान हो रहे थे। अवनी ने सुना तो वह रो पड़ी। वही अनामिका को इस घर में लेकर आई थी और उसके साथ यह हादसा हो गया। दादी माँ ने अवनी को अपने पास बुलाया तो वह दादी माँ की गोद में सर रख कर लेट गई और रोने लगी। दादी माँ ने उसे चुप करवाया तो अवनी ने कहा, दादी माँ चलो चलकर पूजा करते हैं। अनामिका कहती है पूजा करने से सब ठीक हो जाता है। चलो ना दादी माँ। अवनी को दुखी देखकर दादी ने कहा, हाँ चलो। अवनी और दादी मंदिर के सामने आकर पूजा करने लगी। राधा परेशान सी अपने कमरे में चक्कर काटने लगी। ये सब देखकर राकेश उसके पास आए तो राधा गुस्से में बिभर पड़ी। आखिर वो चाहता क्या है? दूर क्यों नहीं चले जाता वो हम सबकी जिंदगी से? अनामिका ने उसका क्या बिगाड़ा है जो वो उसके साथ ये सब कर रहा है? कौन, किसने क्या किया है राधा? राकेश ने पूछा। राधा बोल पड़ी, कौन? कोई नहीं। आप कब आए? अनामिका कहाँ है? उसका पता चला कुछ? राकेश ने कहा, पुलिस ने कहा है वो अनामिका को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। तुम बताओ, तुम कुछ कह रही थी? नहीं कुछ नहीं, अनामिका को कुछ नहीं होना चाहिए राकेश। राधा की आंखें भर आईं तो राकेश ने उसे पास बेड पर बैठाते हुए कहा, उसे कुछ नहीं होगा, हम सब लोग हैं ना उसके साथ। तुम परेशान मत हो, मैं अवनी को देख कर आता हूँ। राकेश कमरे से बाहर निकल गए। राकेश अवनी के पास आए और वह दादी माँ की गोद में सर रखकर सिसक रही थी। राकेश ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी अनामिका को कुछ नहीं होगा बेटा, मैं उसे घर लाऊंगा। वो इस वक्त ठीक होगी ना पापा? अवनी ने उठते हुए नम आंखों के साथ कहा। राकेश ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, हमारी अनामिका बहुत बहादुर है, उसे कुछ नहीं होगा। सभी उदास और दुखी थे और अनामिका की सलामती की दुआ कर रहे थे। रात के 11 बज रहे थे पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी, ना ही किसी ने खाना खाया था। उधर गैरेज में बेहोश पड़ी अनामिका को जब होश आया तो अनजान जगह खुद को पाकर एक पल को वह भी घबरा गई। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। अनामिका उठी और जोर से आवाज लगाई, कोई है? जवाब में सिर्फ उसकी आवाज ही बस गूंज कर लौट आई। अनामिका ने सर पर आई पसीने की बूंदें पोंछी और एक बार फिर से आवाज दी, कोई है यहाँ? तभी एक तेज रोशनी उस पर आकर गिरी। उसने तेजी से अपना हाथ अपने आगे कर लिया। सामने खड़ा शख्स उसे दिखाई नहीं दे रहा था, बस 2 पैर नजर आ रहे थे जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। अनामिका अंदर ही अंदर घबरा रही थी लेकिन खुद को मजबूत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह शख्स अनामिका के पास आया, अनामिका ने उसे पीछे की ओर तेज धक्का मारा। अंधेरे में लड़खड़ाकर वह दूर जा गिरा। अनामिका वहां से निकलकर जैसे ही भागने को हुई, नीचे पड़े सामान में उसका पांव फिसला और वह धड़ाम से नीचे आ गिरी। उसके हाथ में पहनी कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में जा चुभी। दर्द से वह कराह उठी। उसने हिम्मत करके वह कांच खींचकर निकाला। दर्द से उसने अपना निचला होंठ दांतों के नीचे दबा लिया। हिम्मत करके उसने जैसे ही उठने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उसका एक पांव मजबूती से पकड़ लिया। अनामिका के लिए ये पल मुश्किलों भरा था। उसने मन ही मन अपने ईश्वर को याद किया और दूसरे पांव से जोरदार लात दे मारी। अंधेरे में भी निशाना सही लगा और अनामिका ने तुरंत खुद को संभाला और वहां से दरवाजे की ओर भागी। दरवाजा बाहर से बंद था। शायद अनामिका वहां से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगी। नीचे गिरा हुआ वो शख्स उठा और अनामिका के पीछे आया, लेकिन तब तक अनामिका वहां से निकलकर बाहर जा चुकी थी। शख्स बाहर आया तो बाहर बैठे लड़कों ने उसके पास आकर कहा, क्या हुआ? अबे भाग गई वो, पकड़ो उसे। शख्स ने दर्द से कराहते हुए कहा और अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। लड़के वहां से अनामिका को ढूंढने निकल पड़े। अनामिका अनजान रास्ते पर भागे जा रही थी। तभी उसने देखा कुछ लड़के उसके पीछे आ रहे हैं। उसने अपने भागने की स्पीड और तेज कर दी। भागते उसका दुपट्टा झाड़ियों में उलझ गया। अनामिका ने निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं निकला तो उसने उसे वहीं छोड़ दिया। अनामिका वहां से भागने लगी। लड़के अभी भी उसके पीछे थे। भागते भागते अनामिका की सांसें उखड़ने लगी। उसने देखा सामने कुछ ही दूर सड़क है जहां से गाड़ियां गुजर रही हैं।
शायद कोई मदद मिल जाए, सोचकर उस तरफ भागी। लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, सामने से आती गाड़ी उसे दिखाई नहीं दी और अनामिका उससे टकराकर कुछ दूर जा गिरी। अनामिका को गिरा देखकर लड़के वहां से भाग गए। गाड़ी रुकी। गाड़ी में बैठा ड्राइवर घबरा गया तो पीछे बैठे आदमी ने नींद से जागकर कहा, ड्राइवर क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी तुमने? सर, वो गाड़ी के सामने एक लड़की। घबराहट में ड्राइवर कुछ बोल नहीं पाया। लड़की, गाड़ी साइड में लगाओ, आदमी ने कहा और गाड़ी से नीचे उतरा। आदमी अनामिका के पास आया और उसे संभाला। देखा उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। अनामिका के सर से खून बह रहा है तो उसने जेब से रुमाल निकालकर उसके सर पर लगा दिया और ड्राइवर से कहा, ड्राइवर यहाँ आओ और मेरी मदद करो। सर, रहने देते हैं ना, खामखा केस हो जाएगा। एक्सीडेंट का मामला है, बेवजह फंस जाएंगे। ड्राइवर ने अपनी गलती छुपाते हुए कहा, कैसे इंसान हो तुम? इंसानियत है कि नहीं तुम में? ये जिंदा है, इसे यहाँ छोड़ा तो मर भी सकती है। उठाओ इसे और अभी हॉस्पिटल चलो। आदमी ने ड्राइवर को फटकार लगाते हुए कहा। दोनों ने अनामिका को उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया। आदमी आगे आ बैठा और ड्राइवर को तुरंत हॉस्पिटल चलने को कहा। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। ड्राइवर ने पलटकर अनामिका को देखा और कहा, सर, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आपने इस लड़की को क्यों बचाया सर? आप तो इसे जानते भी नहीं हैं।